ये आ रही है। ऑल राइट, वालेकुम अस्सलाम। क्लियर है। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। न्यूज़पेपर का जो सेशन है हमारा लास्ट वीक नहीं हो सका, ठीक है, तो इस वजह से इस वीक पर हम इसे कंटिन्यू कर रहे हैं। आर्टिकल मैं चाह रहा था आपके पास कि कोई एक और लेटेस्ट आर्टिकल लेके आऊं, बट लास्ट वीक वाला जो आर्टिकल हमारा रह गया था, यानी जो हमने लास्ट वीक डिस्कस करना था, वो आर्टिकल हम दोबारा से इस वीक में डिस्कस करेंगे। दोबारा से क्या, बल्कि ये आर्टिकल हमने डिस्कस किया ही नहीं। तो ये आर्टिकल डिस्कस करने के बाद अगर हमें टाइम मिलता है तो फिर मैं आपके सामने जो रिसेंट न्यू आर्टिकल, जो फ्रेश आर्टिकल है मलिया लोधी साहिबा का, वो आर्टिकल भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। देखें, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आर्टिकल पढ़ने के हवाले से, वोकेबलरी के हवाले से, नॉलेज एक्सट्रैक्शन के हवाले से। ये भी सवाल स्टूडेंट्स करते हैं कि क्या हम न्यूज़पेपर के जो राइटर्स हैं, जो उनसे क्या हम उनकी तरह लिखें, या हमारी जो राइटिंग है वो उनकी तरह जो अगर हम लिखते हैं वो एक्सेप्टेबल है या नहीं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। इसी तरह बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें ये कहते हैं कि न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स में जो डिफिकल्ट वर्ड्स यूज होते हैं, क्या वो वर्ड्स वैसे विकेबलरी हम अपने राइटिंग में यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते एग्जाम राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर कर सकते हैं तो क्या कोई भी एग्जामिनर है, क्या वो हमें इसके पूरे मार्क्स देगा या नहीं देगा। अब ये भी अलग क्वेश्चंस है। बिल्कुल ये क्वेश्चंस अपनी जगह बजा है और सही भी है काफी हद तक। तो अब इम्पोर्टेंट बात क्या है, इम्पोर्टेंट बात ये है, सबसे पहले मैं आपको इम्पोर्टेंट एक बात क्लियर कर दूं। जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि न्यूज़पेपर में हर राइटर जो है वो एकेडमिक राइटर नहीं होता। एकेडमिक राइटर जो से हैं वो एकेडमिकली लिखते हैं। वो उनकी जो लैंग्वेज है ना, वो ऐसी लैंग्वेज है जो कि सिंपल है, जिसमें सेंटेंसेस शॉर्ट हैं, जिनमें सेंटेंसेस जो है ज़्यादा सिंपल सेंटेंसेस और कंपाउंड सेंटेंसेस हैं। थर्डली, जिनमें कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आपको नहीं मिलेंगे। अगर सेंटेंसेस मिलते भी हैं तो आपको ज़्यादातर कंपाउंड सेंटेंसेस मिलेंगे, सिंपल सेंटेंसेस मिलेंगे और कुछ आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस मिलेंगे। लेकिन न्यूज़पेपर में बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं जो कि क्लासिकल राइटर्स हैं, जो क्लासिकल मेथड ऑफ राइटिंग फॉलो करते हैं, जो क्लासिकल राइटिंग है, जिसे मैं दूसरे अल्फाज में कहूँगा लिटरेरी राइटिंग। लिटरेरी राइटिंग जो है वो क्यों करते हैं, उसके पीछे भी एक रीज़न है। अब डॉन न्यूज़पेपर अक्सर स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। देखें, आप डॉन न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, जब भी आप पढ़ते हैं अक्सर स्टूडेंट्स का ये कहना होता है, सर हमें डॉन आर्टिकल के जो आर्टिकल्स हैं उनकी जो इंग्लिश है वो हमें समझ नहीं आती। और स्टूडेंट्स का एक मसला है, जो चीज़ उन्हें समझ नहीं आती उन्हें ये लगता है कि ये इंग्लिश जो है बेहतरीन इंग्लिश है। लेकिन जी ऐसा नहीं है। डॉन में जो आर्टिकल, जो राइटर्स लिखते हैं वो एकेडमिक राइटर्स नहीं होते, वो लिटरेरी राइटिंग होती। लिटरेरी राइटर का ये है कि वो एकेडमिक जो है वो इंग्लिश नहीं लिखता, अगेन आई एम रिपीटिंग, इसलिए उसके सेंटेंसेस कम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं। वो मुश्किल से मुश्किल वोकेबलरी इसलिए यूज करता है ताकि उसके राइटिंग में, उसके आर्टिकल्स में एक इंटरेस्ट क्रिएट हो और नए नए जो से रीडर्स हैं वो अट्रैक्ट कर सके। आप एग्जाम में जब लिखते हैं, आपको नए, आपने जो एक डिफिकल्ट वोकेबलरी यूज करके एग्जामिनर को अट्रैक्ट नहीं करना। आप अपनी बात को जितनी खूबसूरती के साथ, जितने आसानी के साथ बयान कर सकते हैं आपने करना है। तो पहली बात ये आपको क्लियर हो गई, ठीक है। एकेडमिक राइटिंग, लिटरेरी राइटिंग। देन स्टूडेंट्स मुझे अक्सर ये कहते हैं, सर डान के बारे में तो आप ये कहते हैं ये लिटरेरी राइटर्स हैं, ये वैसे राइटर। देखिए, डान में एक राइटर है, एक दो राइटर्स आपको मिलेंगे एडिटोरियल में जो एकेडमिक राइटिंग फॉलो करते हैं। न्यूज़पेपर लिखने की वजह से उनकी भी राइटिंग थोड़ी बहुत मिक्स हुई हुई है, ठीक है, अगर वो आप देख लें। लेकिन उनके राइटिंग में कुछ हिस्सा उनके राइटिंग का एकेडमिक भी है, जैसे मलिया लोधी। अच्छा, वॉइस मिसिंग हो रही है, अभी आ रही है आवाज? ओके। सो मलिया लोधी की जो आर्टिकल्स हैं ना, उनमें आपको एकेडमिक राइटिंग की थोड़ी बहुत झलक नजर आएगी। इसी तरह अगर आप ओपिनियन में नीचे जो लेटर्स टू द एडिटर्स आप पढ़ते हैं, ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स, प्रोफेसर्स,
इंजीनियर्स, ठीक है, और डॉक्टर्स वगैरह, ये आम लोग, आम पब्लिक जो है वो लेटर टू द एडिटर्स लिखते हैं। इनमें इनकी भी राइटर्स जो राइटिंग होती है ये मोर और लेस जो है एकेडमिक राइटिंग होती है, क्योंकि ये स्टूडेंट्स होते हैं, ये अपने प्रोफेशनल डिग्री, अपने प्रोफेशनल जो प्रोफेशंस हैं उनमें जो है रहकर ये रिसर्च पेपर्स लिखते हैं, बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, अपने एकेडमिक बुक्स। तो ये ज़्यादातर एकेडमिक राइटिंग को फॉलो करते हैं। लेटर्स टू द एडिटर में मलिया लोधी जो है वो ज़्यादातर फॉलो करती है एकेडमिक राइटिंग को, बिकॉज वो सीएसपी रह चुकी हैं, फॉरेन सर्विसेज में सर्व कर चुकी हैं। स्टूडेंट्स उनके आर्टिकल्स इसलिए भी पढ़ते हैं क्योंकि वो नेशनल अफेयर्स पे भी लिखती है, इंटरनेशनल अफेयर्स पे भी लिखती है। फिर उनका अपना एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। वर्ल्ड 9/11 पे जब अटैक हुआ, वार ऑन टेरर स्टार्ट हुई, तब वो पाकिस्तान की एम्बेसडर थी यूएस में। तो आप सोचो उनके उनके पास कितना एक्सपीरियंस होगा लिखने का। और जो इवेंट्स चल रही हैं, जो यूएस पाकिस्तान रिलेशंस है, पाकिस्तान चाइना रिलेशंस है, इनके ऊपर उनको बहुत कमांड है। तो वो जब भी लिखती हैं एक ज़बरदस्त किस्म की एनालिसिस के साथ, एक ज़बरदस्त किस्म की जो है कलेक्शन होती है उनके पास आर्गूमेंट्स की, जो कि अगर स्टूडेंट समझे लिख के तो उनके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हें बहुत हेल्पफुल हो सकती है। तो फिर डान न्यूज़पेपर पढ़ने की क्या रीजंस हो सकती हैं अगर ये लिटरेरी राइटिंग फॉलो करते हैं? देखें, न्यूज़पेपर सिर्फ राइटिंग फॉलो करने के लिए नहीं होती। न्यूज़पेपर स्टूडेंट्स को इसलिए रिकमेंड किए जाते हैं ताकि वो इन न्यूज़पेपर्स में से वोकेबलरी एक्सट्रैक्ट करे, नंबर वन। ठीक है। नंबर टू, इन न्यूज़पेपर से स्टूडेंट्स नॉलेज एक्सट्रैक्ट करे, नंबर टू। नंबर थ्री, इन न्यूज़पेपर के अंदर से सेंटेंसेस राइटिंग को कॉपी किए बगैर इन न्यूज़पेपर्स के अंदर मौजूद उस राइटर के एक्सप्रेशंस को ले, कि वो राइटर किस तरह से बीच में वर्डिंग के साथ खेल कर अपने आइडिया को खूबसूरत तरीके में एक्सप्रेस कर रहा है। सारे नहीं, जो राइटर्स मैं आपको बताऊंगा, अभी मैं आपको दिखा दूंगा कि कहाँ पे राइटर क्या कर रहा है और कैसे बात को कहने की कोशिश कर रहा है। और इस बात को कहने के बहुत, आपको जो डॉन न्यूज़पेपर मुश्किल लगती है ना, वो इसलिए लगती है कि वो राइटर जो सिंपल बात है ना उसको कई मुश्किल अल्फाजों में मिला के एक कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस के साथ लिखता है। वो आइडिया असल में बिल्कुल एक सिंपल आइडिया है। वो कोई इतना बड़ा उसका स्किल नहीं है कि आप कहें कि ये एक बहुत बड़ा राइटर है और मैं अब इसके जैसा राइटर बनूंगा, क्योंकि इसकी राइटिंग मुझे समझ नहीं आती, इट मीन्स ये बेस्ट लिखता है। तो ये सारे जो मिथ्स हैं ये अपने दिमाग से आप निकाल लें। तो ये 3 से 4 5 चीजें जो न्यूज़पेपर में ये आपने सीखने हैं। मैं आपको न्यूज़पेपर का जो सेशन है करवा रहा हूँ वो सिर्फ इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपकी वोकेबलरी इंप्रूव हो, आपको अच्छे एक्सप्रेशंस मिले, आप जो फेयरलेस राइटिंग है ना आप उसकी तरफ आए, फ्री राइटिंग जो है आप उसकी तरफ आए। थर्डली, फोर्थली, फिफ्थली, आप जो है करंट अफेयर्स, जो आपका स्टूडेंट्स का बहुत एक मुश्किल सब्जेक्ट होने लगता है, वो करंट अफेयर्स जो है उनका इंप्रूव हो। अब देखें, ये आर्टिकल आपका ईरान के ऊपर है। तो ईरान के ऊपर अब आपको ज्यादातर चीजें आज क्लियर होने वाली है कि ईरान और जो यूएस है, ईरान और इजराइल है, इनके आपस में जो लड़ाई है, ठीक है, ये लड़ाई क्यों हो रही है, इसके क्या नतीजे है, और ये किस तरह से जो ग्लोबल जो है डायनामिक्स है उन पे ये असरअंदोज हो रही है। ठीक है। तो ये एक आर्टिकल इसराइल के रिलेटेड था, एक ईरान के रिलेटेड है। ये रिसर्च आर्टिकल्स हैं, इनमें राइटर्स को मैंने पढ़ा, उन्हें देखा कि वो ज़्यादातर जो है रिसर्च बेस्ड बातें करते हैं, तो इसलिए इन आर्टिकल्स को मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया। ओके, तो बिल्कुल स्टार्ट से देखें। इस आर्टिकल में पहला सेंटेंस हमारे पास है, some elements in the international media, especially those in the West, have reported that United States President Donald Trump recently vetoed a cover Israeli proposal to assassinate Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei। ये जो आपके पास 1 2 3 4 5 6, अब मैंने आपको लिटरेरी राइटिंग की बात की ना, ये आप तकरीबन 6 लाइंस हैं। ये 6 लाइन अगर आप अपने कॉपी पे लिखेंगे तो ये वहां पर भी 5 से 6 लाइंस बनेंगी। अब आप मुझे ऑनेस्टली चैट में लिखकर बताएं, आपको क्या लगता है कि एक एग्जामिनर को कॉपी के ऊपर आप 4 लाइन का सेंटेंस अगर लिख के देंगे और इसके मुकाबले में 2 लाइन में यही बात करके आप लिख के देंगे कि स्टूडेंट लिख के देता है,
वो किस राइटिंग को अप्रिशिएट करेगा, आप मुझे बताएं, चैट में आप मुझे बताएं। यही बात मैं आपको 2 लाइन में बता देता हूं। जो इस राइटर ने 4 से 6 लाइंस में ये बात की है जी। आपने इसको शॉर्ट कहना है, वो शॉर्ट को पसंद करेगा। उस देखें, 4 लाइन वाली जो 6 लाइन वाली जो बात है ना, वो 2 लाइन पढ़ेगा, हो सकता है अगर वो बूढ़ा है ना तो उसे पीछे के 2 लाइंस भूल जाएंगे, उसे फिर पढ़ने होंगे और ये समझने में उससे मसला होगा। और जब किसी शख्स को, चाहे आपको किसी की बात समझ नहीं आती, तो आप उसे फिर प्रेफर भी नहीं करते, फिर आपके हाथ में अगर उसका पेपर है तो आप उसे मार्क्स भी नहीं देते। तो ये राइटर इस तरह इसलिए लिख रहा है ताकि, एक तो 2-3 रीजंस है। एक तो इसका बैकग्राउंड, हो सकता है ये लिटरेरी राइटर, न्यूज़पेपर राइटर है और ये न्यूज़पेपर्स वगैरह के लिए लिखता रहता है, इसलिए इसकी राइटिंग है ऐसी। क्योंकि न्यूज़पेपर्स में कोई मसला नहीं, वहाँ कोई लिमिटेशंस नहीं। ब्लॉग राइटिंग में कोई लिमिटेशन नहीं, जितने बड़े सेंटेंसेस बनाए। देखिए, आखिरकार एट द एंड इस बंदे की राइटिंग करेक्ट तो है ना, इनकरेक्ट तो नहीं है। एक्सप्रेशंस इसके बिल्कुल ठीक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर इसका बिल्कुल ठीक है, पंक्चुएशंस इसमें इसकी कोई मिस्टेक नहीं, कैपिटलाइजेशन हर तरह से इसकी राइटिंग ठीक है। बट बात यह है कि राइटिंग जो हम करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उस हवाले से इसकी राइटिंग नहीं है। इसने कम बात को ज्यादा लाइंस में की है। अच्छा, अब मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं ये क्या कह रहा है। इन 6 लाइनों में ये सिर्फ ये बात कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप डोनाल्ड ट्रंप ने रिजेक्ट किया इजराइल के एक प्लान को, जो प्लान था ईरान के प्रेसिडेंट खुमैनी को कत्ल करने की। अब इस बात को आप मुझे बताएं, आप अपने सेंटेंस में, आप अगर चैट देख रहे हैं तो आप चैट में मुझे ये 3 बातें लिख के बताएं। डोनाल्ड ट्रंप ने रिजेक्ट किया क्या प्लान, किसके, इजराइल के, किसे मारने के, खुमैनी को मारने के, कत्ल करने के। तो द यूएस प्रेसिडेंट refused a plan to kill the president of Iran through a conspiracy। ये आपका लाइन हो गया, ठीक है, आपने लिख लिया। तो 6 लाइंस की फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो बात आपने की है, ये बात आपको क्लियर भी यहीं पे हो चुकी है कि ये जो राइटर की जो बात है, ये भी पूरा बात भी पूरी आपने लिखी है और वर्ड्स भी आपके कम है। अच्छा, अब आप आ जाए नेक्स्ट पे। अच्छा देखें, जहां पे आप बात को शॉर्ट में समझ लेते हैं ना, वहीं पे आपका स्टेप 2 स्टार्ट हो जाता है कि अगर आप बात समझते हैं, आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए और आप उस पे ये बात एक लाइन में लिख देंगे, तो आपकी 6 लाइंस वाली जो बात है वो आपकी पूरी हो गई। यस, बिल्कुल यही बात है। यस मोहम्मद मित्तल, बिल्कुल यही बात है आपकी। अच्छा, नेक्स्ट पे आप आ जाएं। द प्लान रिपोर्टेडली एच्ड। अब देखें, आप लिखेंगे आम इंग्लिश में द प्लान केम, यहाँ राइटर ने लिखा है द प्लान एच्ड। ठीक है, ये मैं आपको रेड जो है यूज करके आपको ये हाईलाइट भी करता रहूंगा साथ साथ, ताकि आपको बात समझ आए कि मैं कहाँ से बात कर रहा हूँ। द प्लान रिपोर्टेडली एच्ड बाय इजरायली इंटेलिजेंस एंड पुश्ड फॉरवर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू। 2 बातें अगेन। प्लान दिया किसने? मुसाद ने। इजरायली इंटेलिजेंस किस, आप देखें यहाँ जीके आ जाती है। इंटेलिजेंस जो है, जो इजरायली इंटेलिजेंस है, उसका क्या नाम है? मुसाद। वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑफ द वर्ल्ड। बहुत एक्टिव है। इनकी एक्टिव होने की निशानी आप यहाँ से देख लें कि, एक्टिव होने की आप इनकी निशानी यहाँ से देखें कि रईसी साहब का हेलीकॉप्टर गिराया जाता है। दो कि ईरान कहता है कि ये एक जो है ये एक इंसिडेंट था। अब डेफिनेटली कोई भी कंट्री नहीं कहेगा कि हमारे प्रेसिडेंट को जो है इसराइल जैसे कंट्री ने या किसी कंस्पिरेसी के थ्रू मारा गया, ये तो इसकी एक बहुत बड़ी बेइज्जती है, तो उन्होंने नहीं कहा कभी भी। सेकेंडली, आप देखें इतने सारे साइंटिस्ट, ईरान कहते हैं हमने इतने सारे साइंटिस्ट को ट्रेन किया है और अब इन्हें हम कहाँ भेजेंगे। उनके 2-3 दिन बाद इसराइल जो है डायरेक्ट उनके न्यूक्लियर प्लांट्स पे, ऐसे प्लांट्स पे अटैक करता है जहाँ पे साइंटिस्ट्स भी होते हैं। और मैक्सिमम जो साइंटिस्ट्स की ईरान ने बात की थी कि हम इनका क्या करें, आप जो कह रहे हैं न्यूक्लियर प्रोग्राम तर्क करें,
उन्हीं साइंटिस्ट को सबको उन्होंने मार दिया। तो उन्हें कैसे पता चला कि ये न्यूक्लियर प्लांट्स यहाँ पे वहां पे। ईरान की खूबी ये है कि इसने अपने ज्यादातर जो न्यूक्लियर जो इनके वेपन्स है इन्होंने सारे जो है रखे हुए हैं कहाँ पे, टनल्स के अंदर, अंडरग्राउंड है। अंडरग्राउंड होने की वजह से इसराइल ने बहुत सारे अटैक्स किए हैं। यूएस ने जो अभी बाद में अटैक्स किए हैं, यूएस क्लेम करता है, पहले यूएस ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने क्लेम किया हाँ हमने सारे न्यूक्लियर जो प्लांट्स है वो तबाह किए, लेकिन बाद में जब उन्हें पता चला कि अभी तो उन्होंने सिर्फ 40% प्लांट्स तबाह किए हैं, 60% अभी भी बाकी है, फिर उन्होंने क्या किया, दोबारा ये कहना शुरू किया कि हम ईरान को कहते हैं कि ईरान के पास कोई चॉइस नहीं सिवाय इसके कि वो पीस टॉक्स की तरफ आए, न्यूक्लियर टॉक्स की तरफ आए। खैर ये बात बाद में डिस्कस करेंगे, अब आते हैं अपने आर्टिकल की तरफ। द प्लान एच्ड, इट मींस द प्लान केम बाय इजरायली इंटेलिजेंस, मुसाद ने दिया, फॉरवर्डेड बाय प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, नेतन्याहू ने जो है ये प्लान आगे किया। यानी अब देखें इसी बात को आप ऊपर वाले बात के साथ लिख सकते हैं। ऊपर जिस बात को आपने अलग कहा कि डोनाल्ड ट्रंप रिजेक्टेड अ प्लान ऑफ असैसिनेटिंग हयातुल्लाह खुमैनी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट लाइन में आप कहेंगे द प्लान वाज गिवन बाय मुसाद एंड पुट फॉरवर्ड, सिंपल अल्फाज में पुट फॉरवर्ड बाय बेंजामिन नेतन्याहू टू डोनाल्ड ट्रंप। और इसी बात को ऊपर वाले सेंटेंस के साथ लिंक कर सकते हैं, रिसेंटली अ प्लान सजेस्टेड बाय मुसाद was forwarded by Benjamin Netanyahu to Donald Trump about assassinating Ayatollah Khomeini. However, the US President Donald Trump rejected it. आपने इसी बात को एक और तरह से कर दिया। तो आप अपने 3 से 4 पॉइंट्स को मिलाना भी सीखे कि आपने 2 से 4 बातों को, क्योंकि अपने आप शॉर्ट लिखना आपने सीख लिया है, तो आपने उस बात को शॉर्ट में भी लिखना सीखना है। अच्छा, इसमें ट्रांजिशन कैसे करें? देखिए ट्रांजिशन आप अपने माइंड का यूज करें ना इस तरह से कि आप देखें कौन से बातें आपस में लिंक करती हैं। अब अगर जो बंदा प्लान रिजेक्ट कर रहा है और जो बंदा प्लान दे रहा है, अब डेफिनेटली जो प्लान दे रहा है उसे प्लान मजीद किसने दिया? मुसाद ने दिया, तो मुसाद को उससे पहले लगा लें और ऑटोमेटिकली कनेक्शन आपकी हो गई। दूसरी बात यह कि जो ट्रांजिशन वर्ड्स हैं अगर आप उनकी बात कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली उनके अपने मीनिंग्स है, इन एडिशन टू, जहाँ एडिशन करनी हो, जहाँ कंट्रास्ट हो, जैसे मैंने आव एवर लगा दिया कि भाई एक तरफ ये प्लान दिया गया, मुसाद ने दिया किसको? नेतन्याहू को, नेतन्याहू ने जो है फॉरवर्ड किया डोनाल्ड ट्रंप को। यहाँ तक ये एक ही बात है कि ये एक ही डायरेक्शन में एक बात हुई। आगे ये बात कंट्रास्ट में आ जाएगी ना, उलट हो जाएगी कि प्लान तो दिया गया बट प्लान क्या हुआ? रिजेक्ट हुआ। अब बट भी ये काम कर सकता है जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और यही काम हाउ एवर भी कर सकता है। हाउ एवर लिखेंगे तो थोड़ा सा बेहतर लगेगा, बट लिखेंगे तो कॉमन से बात है। तो बट आप एकेडमिक राइटिंग में लिखेंगे भी ठीक है, हाउ एवर भी लिखेंगे भी ठीक है, ठीक है, इतनी ज्यादा फिर वो डिफरेंसेस नहीं आती। ओके, तो नेक्स्ट मैं आपको नीचे वाला जो सेंटेंस है उस पे लेके जाता हूँ। ये 2 4 बातें कनेक्ट कर पाए हैं हम। अच्छा, फॉरवर्डेड बाय बेंजामिन नेतन्याहू, यहाँ तक हमने पढ़ा, वाज सीन बाय मैनी एज अ डेस्परेट मूव टू प्रोवोक अ फुल स्केल रीजनल वार अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ अ न्यूक्लियर कंटेनमेंट। अब देखें ये सारी बातों को, ठीक है, फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक की तरफ अगर ला रहा है तो आपने इन सारे बातों को अपने एक सीक्वेंस में डाल के अपने नोट्स आप बना सकते हैं। अगर आप अपने तरह से नोट्स बनाएंगे तो उसका ये फायदा होगा कि आपकी जो आइडियाज की सीक्वेंस होगी, एक तो वो सीक्वेंस जो है आपको याद रहेगी, उसका ये फायदा है। सेकंड उसका ये फायदा है कि वो जो सीक्वेंस आप देंगे ना उसमें आपको बातें भी समझ आएंगी, क्योंकि आपने बातें खुद लिखी हैं, खुद आपको पता है कि अब यार इस इवेंट के बाद ये बात हुई है। ये जो प्लान इन्होंने दिया, ठीक है, इस प्लान को वाज सीन पैसिव वॉइस, ये देखें ये पैसिव वॉइस है। मैं आपको बताता चलूं कि एकेडमिक राइटिंग जो आप करते हैं उसमें पैसिव वॉइस यूज होती हैं लेकिन कम यूज होती है।
आप पैसिव वॉइस कम यूज करते हैं अपने एकेडमिक राइटिंग में, और उसकी वजह यह है कि आप अपनी एकेडमिक राइटिंग में एग्जामिनर को ज़्यादातर वो बातें बताते हैं जिसमें आपका सब्जेक्ट क्लियर होता है, आपका सब्जेक्ट वो होता है जो काम कर रहा है, और वो नज़र आ रहा होता है कि आपका सब्जेक्ट ये है। न्यूज़पेपर वालों ने ये बात हर जगह नहीं बतानी होती कि फलां काम किसने किया, उन्होंने सब्जेक्ट नहीं बताने होते, इसलिए ज़्यादातर उन्हें उनके जो है पैसिव वॉइस होते हैं। हमारे स्टूडेंट्स इन न्यूज़पेपर राइटर्स को पढ़ पढ़ कर इतना पढ़ते हैं, डान इतना पढ़ते हैं कि ऑटोमेटिकली उनकी राइटिंग डान राइटर्स की तरह हो जाती है। अब आप मुझे बताएं, डान के किसी भी राइटर को सीएसएस में बिठा लें, पीसीएस में बिठा लें, किसी भी एग्जाम में बिठा लें, मैं आपको लिख के देता हूं उसका ऐसे पास नहीं होगा जब तक वो शॉर्ट नहीं लिखेगा या एकेडमिक राइटिंग वाले रूल्स को फॉलो नहीं करेगा। मैं ऐसे बहुत सारे राइटर्स को जानता हूं, मैं आपको उनकी मिसाल नहीं दे सकता, नाम नहीं ले सकता, आप जानते भी होंगे। ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं पर्सनली जानता हूं, वो न्यूज़पेपर्स के लिए एज एडिटर्स काम कर चुके हैं, एडिटर इन चीफ काम कर चुके हैं। सीएसएस के तीनों अटेम्प्ट्स में ऐसे फेल, पीसीएस में दो अटेम्प्ट्स में इनके एक अटेम्प्ट में जो है ऐसे फेल, फाइनली किसी एक दो अटेम्प्ट्स में इन्होंने ऐसे निकाले भी हैं, एंड आई नो कि उन्होंने किस तरह निकाले हैं। तो इसलिए पैसिव वॉइस का जो है ना, वो आपने ज्यादा नहीं लिखने हैं, आपने अवॉइड करने हैं। जी, ये वॉइस इशू तो अब थोड़ा सा आपको होगा, ठीक है, क्योंकि इंटरनेट है ना, तो इंटरनेट से फिर ये थोड़ा बहुत आपको इशू होता रहेगा। ये थोड़ा सा मसला आपको होगा वॉइस का। अच्छा, अब मेरी वॉइस आपको आ रही है, अब क्लियर है, मुझे बताएं। ओके, तो ये बेसिकली मैं आपको यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये पॉइंट मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पैसिव वॉइस भी आपने मिनिमम यूज करने हैं, पैसिव वॉइस आप ज्यादा यूज नहीं करेंगे। तो राइटर ने यहाँ पे कहा है कि वासीन बाय मैनी। बाय मैनी कौन? कोई पता नहीं कि कौन। बहुत सारे लोग, उनमें लीडर्स भी आ सकते हैं, स्टूडेंट्स भी आ सकते हैं, डॉक्टर्स भी आ सकते हैं, वर्ल्ड डिप्लोमेट्स भी आ सकते हैं। ये जो मूव था, डेफिनेटली कोई प्लान होती है ना, मुसाद ने अगर ये प्लान दी है तो ये प्लान लीक हुई है, तभी ये राइटर लिख रहा है। तो ये प्लान लीक हो गई थी, ठीक है, दुनिया को पता चल गया था इस प्लान के बारे में। और कहीं ना कहीं मैं आपको एक बात बता दूं, ये प्लान इन्होंने खुद क्रिएट की थी, इस प्लान को खुद लीक किया, और बाद में इन्होंने, क्योंकि इसे काउंटर नहीं करना था, इन्हें पता था कि ये ग्लोबल लेवल पे कोई बहुत बड़ा मसला बन सकता है, ये तो बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बन सकता है, इसमें रशिया भी आ सकता है, इसमें चाइना अगर आ गया तो बस फिर तो ये एक समझ लें वर्ल्ड वॉर 3 का एक सेशन बन जाएगा। तो इन्होंने खुद इस बात को लीक की, और बाद में ट्रंप ने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया कि ये बात उन्होंने मीडिया पे कह के खुद को, मतलब वो ऐसे बातें उन्होंने की हैं जिनसे उन्हें लगा कि शायद लोगों को नहीं पता चलेगा, लेकिन लोगों को समझ आ गई थी कि ट्रम्प ने कहा कि मैंने खुमैनी को जो है कत्ल होने से बचाया है। तो भाई, अगर आपने खुमैनी को कत्ल होने से बचाया है तो उनकी कत्ल की जो साजिश है वो कौन कर रहा है? ठीक है, वो इजराइल कर रहा है, जिसे आप स्पॉन्सर कर रहे हैं, जो आपके बगैर कोई एक स्टेप भी नहीं उठा सकता। सारा फंडिंग आप कर रहे हैं, सब कुछ आप कर रहे हैं, तो वो वही मुसाद कर रहा है जिसे सीआईए ने ट्रेनिंग दी हुई है। मुसाद को किसने ट्रेन किया है? सीआईए ने ट्रेन किया है। अगर मुसाद कोई प्लान आगे लेके आ रही है तो सीआईए को पहले पता है कि मुसाद क्या प्लान लेके आ रही है, और फिर ट्रंप आके कहता है कि मैंने बचाया है, क्योंकि इसराइल ने पेशकश की थी और मैंने रिजेक्ट किया है। तो बहरहाल ये सारे पार्ट ऑफ द लॉन्ग गेम है। तो बहुत सारे लोगों ने इंटरनेशनल कम्युनिटी में इस बात को क्या किया, इस बात को डेस्परेट मूव समझा, यानी डिसअपॉइंटिंग इसको समझा, और उन्होंने उन्हें ये लगा कि यार ये रीजनल वार में कन्वर्ट हो सकती है, क्योंकि इन्होंने वार स्टार्ट की न्यूक्लियर कंटेनमेंट के नाम पे। वार स्टार्ट की है कि भाई ईरान जो है वो न्यूक्लियर टेस्ट मजीद ना करे, न्यूक्लियर पावर होने की तरफ ना जाए।
और इसलिए इन्होंने ये जो है किया कि यार खुमैनी साहब को कत्ल करते हैं तो सारा खेल ही खत्म हो जाएगा, ना रहेगा बांस ना रहेगी बांसुरी। न जब लीडर ही नहीं रहेगा तो फिर, जब लीडर ही नहीं होगा तो फिर क्या न्यूक्लियर टेस्ट्स और क्या उनके मकासद। खैर, यहाँ तक आप देखें कि पहले हमने ये कहा कि प्लान किसने दिया, फिर हमने कहा कि प्लान किसे दिया गया, फिर हमने ये कहा कि प्लान किसके जरिए दिया गया, फिर हमने ये बात की कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उन्होंने इस बात को कैसे लिया। ऑफ कोर्स नेगेटिव सेंस में लिया कि यार इसकी तरह इसकी वजह से एक वार स्टार्ट हो सकती है। ये चार बातें हो गई हैं और आप लाइन गिन ले कि हमने चार बातें, इस राइटर ने कितने लाइंस में किया है, ये चार बातें टोटल जो आप चार लाइन में लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आप देखें, अ नैरेटिव इजराइल हैज बीन नर्चरिंग फॉर ओवर 30 years। अच्छा, ये प्लानिंग, इस तरह की सोच जो इजराइल सोच रहा है, ऊपर जो दो दो तीन बातें इजराइल के मुताबिक जो हुई है, तो ये 30 सालों से ये बातें सोच रहा है, 30 सालों से वो ये प्लानिंग कर रहा है। Iran, for the record, does not possess nuclear weapons, and that has been verified time and again by the international watchdogs। अब सारी बात यहां पे आ जाती है, करंट अफेयर्स भी साथ साथ आपको दे रहा हूं, करंट अफेयर्स भी मैं आपको साथ साथ दे रहा हूं। अब यहां पे बड़ा एक जबरदस्त पॉइंट है। ये बात सबको पता है कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर बम होता, ईरान के पास अगर न्यूक्लियर हथियार होते, तो ईरान के लोगों ने कंधे पर रख के इजराइल के ऊपर चलाने थे। ईरान नहीं रुकता, इस टाइम तक वो चला चुका होता। ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। न्यूक्लियर जो उनके पास मटेरियल है वो मौजूद है, न्यूक्लियराइजेशन की तरफ जाने की वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब भी वो पूरी तरह से एक न्यूक्लियर वेपन कंट्री नहीं बने। ये बात सीआईए से नहीं छुप सकती, ये बात मुसाद से नहीं छुपी हुई। सबको पता है कि ईरान न्यूक्लियर पावर अभी तक नहीं है। ईरान कोशिश कर रहा है, नो डाउट। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जितने भी हैं, आईएईए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, इस ट्रीटी में बहुत सारे कंट्रीज थे जो सिग्नेटरी हैं और बहुत कुछ ऐसे कंट्रीज है जो सिग्नेटरी नहीं है। पाकिस्तान एनपीटी के बारे में जाके पढ़े, पाकिस्तान इसका सिग्नेटरी है नहीं था, पाकिस्तान ने इसे साइन नहीं किया। इंडिया ने इसे साइन नहीं किया, इसलिए 1974 में इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए। अब नॉर्थ कोरिया जो है वो इसका सिग्नेटरी नहीं है, इसलिए 2006 में भी टेस्ट उन्होंने कंडक्ट किए, 2009 में भी टेस्ट कंडक्ट किए। जो कंट्री सिग्नेटरी नहीं है, एनपीटी में ये लिखा है कि मजीद न्यूक्लियर टेस्ट नहीं होंगे, और जो इसे साइन करेगा वो न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेगा, न्यूक्लियराइजेशन की तरफ नहीं जाएगा। ईरान की ये गलती थी, ईरान ने एनपीटी साइन भी किया और बाद में तब से लेकर अब तक न्यूक्लियर टेस्ट और न्यूक्लियराइजेशन की तरफ भी जा रहा है। इसलिए ईरान के ऊपर यूएस सैंक्शंस भी लगे हैं, और ईरान चाहकर भी उन सैंक्शंस को हटा नहीं सकता। पर ईरान के सपोर्टर्स बहुत हैं जो ईरान को चुप के सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से अब तक ईरान चल रहा है। और ईरान के बारे में और बहुत सारे बातें हैं, वो अभी मैं आपको इस आर्टिकल में नहीं बताऊंगा। फिलहाल हम इस बात की तरफ, तो ये वेरीफाई हो चुके कि ईरान के पास न्यूक्लियर बम नहीं है, तो फिर अटैक किस बात की, लड़ाई किस बात की। इंटरनेशनल आईएईए कह रहा है कि ईरान टेस्ट नहीं कर रहा, ईरान न्यूक्लियराइजेशन की तरफ नहीं जा रहा। ईरान का प्रेसिडेंट कह रहा है कि हम न्यूक्लियराइजेशन की तरफ नहीं जा रहे। आईएईए जो है यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, जो कि अपने अपने जो है उन्होंने अपने वॉच डॉग्स जो अपने उनकी जो ऑब्जर्वेशन है वो वहां से बात कह रहे हैं कि नहीं हो रहा कुछ, फिर भी इसराइल और यूएस इस बात को बना के कि नहीं ईरान कर रहा है तो हम ईरान पे अटैक। तो उनका सिर्फ मकसद ये था कि ईरान को किसी तरह से अटैक करना, और इसके पास अगर न्यूक्लियर पावर कहीं पे है या थोड़ी बहुत अगर इसके पास पावर है जिसकी वजह से ये रेजिस्टेंस शो कर रहा है, ये रेजिस्टेंस इसकी खत्म हो जाए और मजबूर हो जाए ईरान इस बात पे कि मजबूरन आके वो एक डील कर ले।
और डील क्या है? डील ये करे कि साइन करके हमें दे कि वो न्यूक्लियराइजेशन की तरफ नहीं जाएगा। एक दफा अगर ईरान ने साइन करके दिया, एक तो एमपीटी पहले से साइन हो चुकी है जिसकी वजह से सैंक्शंस लगे, मजीद अगर साइन किया तो फिर ईरान अपने हिस्ट्री में आने वाले अपने फ्यूचर में कभी भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर पाएगा। और इसराइल की मौजूदगी में ईरान को न्यूक्लियर पावर बनना है। बट ईरान का न्यूक्लियर पावर बनना ऐसे है जैसे यूएस के हाथ से मिडल ईस्ट का चला जाना। मिडल ईस्ट यूएस के हाथ से चला गया तो आप ऐसे समझ लें कि यूएस के हाथ से फिर ताइवान भी जाएगा। अगर इसकी आर यहाँ पे होगी तो उसकी आर फिर इंडो 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 पैसिफिक में भी होगी, ताइवान भी उससे जाएगा। ताइवान जिसे यूएस सपोर्ट कर रहा है, जैसे इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, ताइवान जो है वो, अगर आपने 16 में पढ़ा है तो आपको पता हो। थर्डली, अगर यूएस मिडल ईस्ट में आ रहा, ताइवान में आ रहा, तो फिर ये मैं आपको बता दूं, यूएस जो है नेटो समेत, यूएस नेटो समेत यूक्रेन, ईस्टर्न यूरोप में भी आर जाएगा रशिया से। तो एक जगह पे आर, तीन जगह पे आर तस्लीम की जाएगी। और इसी के वाइस वर्सा अगर आप सोच ले, ईरान अगर न्यूक्लियर पावर बना तो ईरान मिडल ईस्ट में एक पावर बनेगा। ईरान मिडल ईस्ट में पावर बना, इट मींस कि रशिया, चाइना, ईरान नेक्सस जो है वो मजबूत होगा। इसकी मदद से रशिया यूक्रेन में पावरफुल होगा क्योंकि इन तीनों का अब नेक्सस बन गया और तीनों एक्सट्रीम लेवल पे हैं वेस्ट के खिलाफ। तो फिर चाइना, ईरान मिलकर रशिया की हेल्प करेंगे, वहां से यूक्रेन वाला हिस्सा चला जाएगा उनसे। यूक्रेन नहीं लेना चाहते, क्रीमिया ले चुके हैं। और यहाँ से फिर ताइवान भी लेके देंगे चाइना को ये। तो ये सारा जो डिप्लोमेसी है ये इस बात की चल रही है कि किसी भी तरह से इनको ये काम नहीं करने देना है। ये इस बात के पीछे सारी एनालिसिस है। अब स्टूडेंट ये मुझे पूछता है, सर ये सारी बातें हमें कैसे समझ आएंगी, हमें कैसे पता चलेगा, ये सब हमें कैसे करना है? देखिए, आप जब मुसलसल रीडिंग करते रहते हैं न्यूज़पेपर्स और इस तरह से आप एनालाइज करते रहेंगे तो आपकी नॉलेज बैंक इस तरह से बढ़ती जाएगी और आपको ये चीज़ें खुद समझ आना शुरू हो जाएंगी। ये मेरे ख्याल से अब 40 मिनट्स इसके पूरे होंगे, ठीक है, हमारे मीटिंग के। तो ये एक दफ़ा ऑफ होगा, हम अगेन इसे स्टार्ट करेंगे और फिर मज़ीद जो हमारे पास है 10 बजे तक, 10:15 तक हमने इसे कंटिन्यू रखना है और हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। आप बोर ना हो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा जो नॉलेज है, थोड़ा सा आपको जो इंटरनेशनल अफेयर्स के रिलेटेड, उस तरफ भी मैं आपको लेके जा रहा हूँ। आर्टिकल की तरफ हम फिर आते हैं। मैं आपको दोबारा लिंक शेयर कर दूंगा, 1 मिनट में ये ऑफ होगा, 5 मिनट्स आपने वेट करना है और फिर उसके बाद मैं आपको लिंक दोबारा शेयर कर देता हूँ, ठीक है।